नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2024 के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। रूल 10 तक हम पहुंच चुके हैं और रूल 10 अपने आप में एक लिटिल बिट बिगर रूल है, प्रोविजन है। इस सेशन में हम रूल 10 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन एंड डेलीगेटेड पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, किसका कितना डेलीगेटेड पावर दिया गया है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। राइट, चलिए। हाँ, अगर इससे पहले अब आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले के सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। एक बार उनको देख लेंगे तब इनको समझने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, चलिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन नंबर 1, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड रिवाइज गाइडलाइंस। तो जैसा कि आपको पता है 2024 में ये रूल बुक आया है, 1 अप्रैल से ये इम्प्लीमेंटेड है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कुछ डिस्क्लेमर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें डिस्क्लेमर ये है कि डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू propose revised norms for reappropriation of funds to bring more flexibility in order to enable ministry department in managing their budget and to decide on the nature and limit of expenditure। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा लाने के लिए एंड डिसीजन मेकिंग को फास्टर बनाने के लिए अपने गाइडलाइन को रिवाइज किया है। तो इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार यह है कि ऑल प्रीवियस ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस इशूड इन दिस रिगार्ड विल बिकम नल एंड वाइड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस ऑफिस मेमोरेंडम। सो ये एक डिस्क्लेमर है कि इससे पहले 1 अप्रैल 2024 से पहले जितने भी ऑर्डर्स इशू हुए हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस इशू हुए हैं, that stand null and void from the date of issue of this OM। ठीक है, तो इससे पहले का जितना भी लोग अपने पास कहीं प्रिजर्व करके रखे हैं गाइडलाइंस, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, दैट स्टैंड नल एंड वॉइड। राइट, अब सिर्फ और सिर्फ यही रूल बुक और इसके बाद जो सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगे, that will be operative, that will be operational। Right, number 2, all ministry departments should ensure that there is no violation of revised norms for reappropriation of funds। Further, following points should be adhered to while resorting to any reappropriation। So यहाँ पर reappropriation के guideline के बारे में बता रहे हैं। सो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जो भी रीअप्रोप्रिएशन के रूल्स, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस इस रूल बुक में, DFPR 2024 रूल बुक में जो मेंशन किया हुआ है, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, दैट हैज टू बी फॉलोड। उसके अतिरिक्त फर्दर फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी अदेयर टू व्हाइल रिसोर्टिंग टू एनी रीअप्रोप्रिएशन। रीअप्रोप्रिएशन के लिए ये जो नीचे जो रूल दिए जा रहे हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। क्या क्या रूल दिए जा रहे हैं? No reappropriation shall be made during the first quarter of financial year without the prior approval of Ministry of Finance। ये सब रूल 1 है। क्या बोल रहा है? No appropriation shall be made during the first quarter of a financial year without the prior। देखिए ऐसा है, ये लॉ बुक है, स्टैट्यूट है, और स्टैट्यूट को लिखने का एक अपना तरीका होता है।
अगर यहां पर एक और भी फॉर्म था जिससे ये लिखा जा सकता था कि रीअप्रोप्रिएशन विल बी मेड सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स, लिखा जा सकता था कि नहीं? ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको एक दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि रीअप्रोप्रिएशन विल बी डन फ्रॉम सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स। ऐसा नहीं लिखा गया है। क्या लिखा गया है? नो रीअप्रोप्रिएशन शैल बी मेड ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर। इनको एक्सक्लूड फर्स्ट क्वार्टर ही करना है। एंड ऑल रीअप्रोप्रिएशन विल बी मेड फ्रॉम द सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स, इसमें भी एक्सक्लूड फर्स्ट क्वार्टर किया जा रहा है। लेकिन जब सेंटेंस शुरू हो कि नो रीअप्रोप्रिएट, नो से शुरू हो, नथिंग शुड बी मेड ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर, ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, ये स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन है। इसमें लेफ्ट एंड राइट की गुंजाइश नहीं है। सो ये अपने तरफ से एक निगेटिव स्टेटमेंट शुरू होता है और निगेट करता है पावर्स को, मिनिस्ट्रीज के पावर को, डिपार्टमेंट्स के पावर को, उनके पावर को विड्रॉ कर लेता है। क्या कह रहे हैं? फर्स्ट क्वार्टर में कोई भी रीअप्रोप्रिएशन नहीं होगा। अब ये बताइए, वर्ष के प्रारंभ में बजट आपने पास कराया फाइनेंस से, पार्लियामेंट से, और पास कराते ही आपका क्या हो गया कि रीअप्रोप्रिएशन शुरू हो गया। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ तो होमवर्क हुआ होगा, होमवर्क होने के बाद से बजट आपने पास कराया है, बजट पास कराते ही फर्स्ट क्वार्टर में रीअप्रोप्रिएशन इस हेड में से फंड ट्रांसफर करके उस हेड में डाल दीजिए। नहीं, ये गलत हो जाएगा, बजट की परिपाटी ही खराब हो जाएगी। इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि इन ऑल कंडीशन रीअप्रोप्रिएशन विल नॉट बी डन इन फर्स्ट क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में समझ में आएगा कि इस हेड में सेविंग हो रही है और इस हेड में रिक्वायरमेंट हो रही है, तब रूल को देखेंगे कि क्या इस हेड से इस हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं, रूल बुक अलाउ करता है कि नहीं, वो हम देखेंगे सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स। फर्स्ट क्वार्टर में नथिंग। अगर फिर भी करना पड़े तो विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, अगर करना ही पड़े तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल लेकर के ही कर सकते हैं। अगर रीअप्रोप्रिएशन फर्स्ट क्वार्टर में भी करना पड़े तो विद द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री की जा सकती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, राइट। नो रीअप्रोप्रिएशन शैल बी मेड from the saving arising under various central scheme or centrally sponsored scheme to augment the provisions of establishment expenditure of a ministry department without prior approval of the Ministry of Finance. So पहला तो ये है कि कोई भी रीअप्रोप्रिएशन फर्स्ट क्वार्टर में अलाउड नहीं है। इसका मतलब कि आवश्यकता पड़े तो रीअप्रोप्रिएशन को सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है। अब सेकेंड रेस्ट्रिक्शन क्या है? सेकेंड रेस्ट्रिक्शन ये है कि कुछ सेंट्रल स्कीम होते हैं, कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं। बहुत से इसमें से वेलफेयर रिलेटेड होते हैं, बहुत से इसमें से पॉवर्टी लाइन के लोगों के हेल्प के लिए होते हैं। ऐसे वेलफेयर स्कीम में से पैसे निकाल करके और इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपेंस में खर्चा करने की अनुमति नहीं है, कभी भी नहीं है, साल के किसी भी क्वार्टर में नहीं है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम या सेंट्रल स्कीम से रीअप्रोप्रिएशन करके इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में करने की अनुमति नहीं है। फिर भी अगर करना पड़े तो यू हैव टू गो टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेने के बाद ही ये हो सकता है।
अच्छा, जब हम ये एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर से फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं करती है, हर डिपार्टमेंट करते हैं, हर मिनिस्ट्री करती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करेगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री करेगी, लेबर मिनिस्ट्री करेगी, कोल एंड माइंस मिनिस्ट्री करेगी, होम मिनिस्ट्री करेगी। एक्सपेंडिचर तो सबको करना है, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री ने कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च की है और होम मिनिस्ट्री को अगर उसमें से फंड ट्रांसफर करके और इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर पर खर्चा करना है, होम मिनिस्ट्री अपने आप इसे नहीं कर सकती। उसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी। फर्स्ट क्वार्टर छोड़ के, फर्स्ट क्वार्टर में तो नॉट परमिटेड है, और फर्स्ट क्वार्टर में अब रिक्वेस्ट भी करेंगे तो पार्लियामेंट तो फाइनेंस मिनिस्ट्री तो नहीं करने वाली है, और बोलेंगे सेकेंड क्वार्टर में ट्राई करेंगे। एनी हाउ, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज पावर टू डू सो। Normally, the saving under mandatory 10% provision earmarked for the northeast area are not available for reappropriation to meet their additionalities under non-northeast area expenditure. सो क्या है, हमारे कंट्री में नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से पैकेज की व्यवस्था की जाती है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें मैंडेटरी 10% प्रोविजन दिया गया है। तो हमारे तो नॉर्थ ईस्ट का जब हम अप्रोप्रिएशन करेंगे तो एक मैंडेटरी 10% हो गया और एक एडिशनलिटीज होती है। ये देखिए, अदर एडिशनलिटीज, उसके अतिरिक्त और हेड 10% मैंडेटरी और उसके अतिरिक्त और हेड। तो रेस्ट्रिक्शन ये लग रहा है कि ये जो मैंडेटरी 10% है, इनमें से जो नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए है, सो जो नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए जो मैंडेटरी 10% है, उसका अदर एडिशनलिटीज में अंडर नॉन नॉर्थ ईस्ट एरिया एक्सपेंडिचर नहीं होगा। कहने का मतलब कि नॉर्थ ईस्ट एरिया का जो भी फंड है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही खर्च किए जाएंगे। ऐसा ना हो कि रीअप्रोप्रिएट करके और दूसरे जगह उसके दूसरे हेड में खर्चा कर दिया गया, नहीं किए जाएंगे। हाउएवर, इफ देयर हैज बीन ओवरऑल रिडक्शन, कई बार बजट में पूरी की पूरी कटौती कर दी जाती है फॉर एबीसीडी रीजन्स, in total expenditure ceiling of the ministry department a revised estimate stage and the saving under northeast area as corollary is available, the same may be used to meet addition। देखिए ऐसा है, इन जनरल नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए जो मैंडेटरी 10% अप्रोप्रिएशन है उसको रीअप्रोप्रिएट करके नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ये एक जनरल रूल हो गया। इन एक्सट्रीम कंडीशन अगर बजट को रिवाइज करना पड़े, एस्टिमेट स्टेज पर ही रिवाइज्ड बजट को प्रस्तुत किया जाए जिसमें ओवरऑल रिडक्शन हो रहा है, तो उस ओवरऑल रिडक्शन के चलते जो रिजल्टेंट अवेलेबल हो रहे हैं उनको एप्रोप्रिएशन के ब्लोटिंग को, मतलब एप्रोप्रिएशन एक ही जगह पे पैसे बैठे रह जाए और बाकी जगह पे खर्चे ना हो, उनको बचाने के लिए रीएप्रोप्रिएशन किया जा सकता है। ये क्या है, एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन हो रहा है। पहला तो एक्सेप्शन ये है कि जो 10% मैंडेटरी एप्रोप्रिएशन है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, उनको नॉन मैंडेटरी अदर एडिशनलिटीज फॉर नॉन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए किसी भी प्रकार के एक्सपेंडिचर नहीं किए जा सकते। फिर भी अगर ओवरऑल रिडक्शन होता है तो ऐसे कंडीशन में रीअप्रोप्रिएशन अलाउड है। ये एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन हो गया। All proposals of reappropriation of fund which require approval of Ministry of Finance relating to establishment related expenditure of a ministry department refer to personal division of the Department of Expenditure, while all other expenditure proposals may be referred to budget division.
सो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रीअप्रोप्रिएशन के जितने भी प्रपोजल होंगे, हमने इससे पहले देखे कि इन ऑल कंडीशन, एक्सेप्शनल कंडीशन, रीअप्रोप्रिएशन का पावर किसको दे दिए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। उनके अप्रूवल से जो नहीं हो सकता उसको भी कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अप्रूवल से, क्योंकि वो रेसिड्यूरी पावर उनके पास है, फुल पावर उनके पास है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अप्रूवल से जहां जहां निगेटेड गए हैं पावर, उनको रिस्टोर किया जा सकता है। तो यहां पर दो तरह के प्रोविजन हो रहे हैं। एक तो ये है कि कुछ ऐसे रीअप्रोप्रिएशन विच इज रिलेटेड टू इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट हेड हमने देखा है, कुछ ऐसे रीअप्रोप्रिएशन विच इज रिलेटेड टू इस्टेब्लिशमेंट और जिन्हें मिनिस्ट्री को रेफर करना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। तो इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जितने भी रीअप्रोप्रिएशन अप्रूवल चाहिए, दैट विल बी रेफर टू पर्सनल डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। बाकी सब जितने प्रपोजल है, दैट विल बी रेफर टू बजट डिवीजन, बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ध्यान रखना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो सारे रीअप्रोप्रिएशन के प्रपोजल जो इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है, दे विल बी रेफर टू पर्सनल डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये पर्सनल डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को रेफर किए जाएंगे। और अदर देन इस्टेब्लिशमेंट, बाकी जितने प्रपोजल है, दे विल बी रेफर टू बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये दो बाइफर्केशन हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये डेलीगेशन, डेलीगेशन में क्या है, मॉनेटरी लिमिट्स फॉर रीअप्रोप्रिएशन पावर्स ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। सो अपनी अपनी मिनिस्ट्री, अपनी अपनी डिपार्टमेंट के पास रीअप्रोप्रिएशन का कुछ पावर दे दिया गया है। उससे ज्यादा रीअप्रोप्रिएशन करना है, देन दैट मिनिस्ट्री, दैट डिपार्टमेंट हैज टू गो टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी। यहाँ पर नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर आप देखेंगे, ऑब्जेक्ट हेड्स देखेंगे, डेलीगेटेड पावर्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, हमने इससे पहले देखा कि रीअप्रोप्रिएशन की बात आएगी तो दो ही तरह की रीअप्रोप्रिएशन को हम भेज रहे हैं। एक एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर जिसको पर्सनल डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, और एक नॉन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर जिसको बजट डिवीजन को भेज रहे हैं। जस्ट इससे पहले हमने चर्चा किया है। तो इसीलिए यहाँ पर भी नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर हम दो ही हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर जैसे ऑफिस एक्सपेंस, अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डोमेस्टिक ट्रेवल एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंसेस, इनमें क्या है, इनमें 2 करोड़ अप टू 2 करोड़ जो है मैक्सिमम पावर है। अच्छा, ये अप टू 2 करोड़ है, उसके बाद से मैक्सिमम 20% का कैप भी लगा हुआ है। तो ये कुछ ओवर रूलिंग नहीं है, ये मैक्सिमम हो रहा है। इनमें कई रूल का क्रॉस कनेक्शन भी है, लेकिन जब ओवरऑल डेलीगेटेड पावर की बात आए तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में रीअप्रोप्रिएशन करना पड़े, तो जो डेलीगेटेड पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री का, दैट इज अप टू 2 करोड़। नॉन एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या है, नॉन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में ऑल अदर सब्जेक्ट्स जो, अच्छा इसी में माइनर वर्क जो एस्टैब्लिशमेंट है, इसी में ये ऑफिस एक्सपेंस का अलग हो गया, माइनर वर्क से रिलेटेड चीजें हैं उसका अलग हो गया, इसके लिए अप टू 5 करोड़ है, इसके लिए अप टू 5 करोड़ है। और तब आता है नॉन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज रिलेटेड टू ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, और इसके लिए 15 करोड़ है। सो हमारे पास 3 स्लैब मिल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर,
which is related to office expenses. For that, delegation is up to 2 crore. Minor works and other services, that is up to 5 crore. And non-establishment expenditure, all other objects heads, that is up to 15 crore. 2 crore, 5 crore, 15 crore, 3 स्लैब हमारे पास दिए हुए हैं डेलीगेशन के लिए। इतना कंठस्थ हो जाना चाहिए, एग्जाम में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्टअप होगा। क्या क्या होगा? जितने भी एक्सपेंसेस हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, देखिए हम आंख मूंद करके आपको बता रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस, फॉर दैट डेलीगेटेड पावर इज 2 crore. Establishment expenditure related to minor works and others, that is delegated to 5 crore. Non-establishment expenditure, all other object heads, 15 crore. 2 crore, 5 crore, 15 crore. लर्न हो गया, याद हो गया, हमेशा के लिए याद हो गया, नहीं भूलने वाले हैं, राइट? नेक्स्ट, रिपोर्टिंग लिमिट टू पार्लियामेंट ऑन रीअप्रोप्रिएशन। अभी हमने देखा, इससे पहले प्रायर अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता था। तो अगर सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रीअप्रोप्रिएशन से कर लेगी तो फिर पार्लियामेंट की वैल्यू का क्या होगा? बेसिकली मनी तो जितना आ रहा है पार्लियामेंट के अप्रूवल से आ रहा है। तो ऐसे ऐसे कौन से सिचुएशन आएंगे जिस समय पार्लियामेंट के पास रिपोर्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा एटलीस्ट। देन any order for reappropriation issued during a financial year which has effect of increasing the budget provision under any line item ending at the object head by more than 20% of budget estimate or 100 crore whichever is more. So देखिए जी क्या क्या है इसमें। किसी भी प्रकार का रीअप्रोप्रिएशन जिससे बजट प्रोविजन जो है उस हेड में 20% से ज्यादा बढ़ रहा है, उस हेड में कुछ ना कुछ तो पहले से अप्रोप्रिएशन हुआ होगा, उसमें अगर 100 करोड़ अप्रोप्रिएशन हुआ है, अप टू 20 करोड़ आप डालते हैं, तो इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, पार्लियामेंट को इंटीमेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उसमें 20% से ज्यादा 21 करोड़ डालते हैं, लेकिन यहां पर दूसरा भी हेड लगा हुआ है बस और 100 करोड़ विच एवर इज मोर, सो इसका मतलब ये है, हम 500 करोड़ का एग्जांपल लेता है, 500 करोड़ का हमारा बजट है, 500 करोड़ का 20% जो होता है वो अपने आप में 100 करोड़ होता है। तो अप टू 100 करोड़ अगर हम रीअप्रोप्रिएशन करते हैं तो पार्लियामेंट को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उससे ज्यादा करेंगे तो पार्लियामेंट को रिपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। 1000 करोड़ लेते हैं, 1000 करोड़ का 20% होता है 200 करोड़, 1000 करोड़ का 20% होता है 200 करोड़। सो 200 करोड़ और 100 करोड़ व्हिचएवर इज मोर, मोर क्या है? 200 करोड़ है। सो अप टू 20% और 100 करोड़ व्हिचएवर इज हायर, व्हिचएवर इज मोर, वहां तक तो रीअप्रोप्रिएशन डिपार्टमेंट कर सकती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंकरेंस से। उससे ज्यादा होगा देन इट शैल बी रिपोर्टेड टू पार्लियामेंट। ठीक है, 20% तक हमारे पास रीअप्रोप्रिएशन का पावर है, और नहीं तो 100 करोड़ तक का 20% तक हमारे पास रीअप्रोप्रिएशन का पावर है परसेंटेज के हिसाब से, और नहीं तो लमसम के हिसाब से 100 करोड़ तक का। उससे ज्यादा अगर अप्रोप्रिएशन करना है दैट शुड बी रिपोर्टेड टू पार्लियामेंट अलोंग विद द लास्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड। जो लास्ट क्वार्टर में सप्लीमेंट्री डिमांड होता है उसके साथ उस डिमांड को रिपोर्ट करना है। हाउएवर, इफ सच एन ऑर्डर इज इशूड
ऐसा भी तो हो सकता है कि सप्लीमेंट्री डिमांड को भी हमने प्लेस कर दिया और उसके बाद जो लास्ट सप्लीमेंट्री डिमांड था उसको हमने प्लेस कर दिया और उसके बाद से रीअप्रोप्रिएशन की जरूरत पड़ती है। फरवरी मार्च में समझ में आता है कि इस हेड में ये पैसे बच रहे हैं, इस हेड में पैसे की जरूरत है, तो जिस हेड में फंड बच रहे हैं और जिस हेड में फंड की जरूरत है उसमें रीअप्रोप्रिएशन की आवश्यकता पड़ती है। तो सिचुएशन में राइज कि सप्लीमेंट्री डिमांड जो है वो प्लेस हो चुका है पार्लियामेंट के बिफोर और उसके बाद भी रीअप्रोप्रिएशन की जरूरत पड़ती है। देन प्रायर अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर शैल बी ऑब्टेन्ड। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो prior approval of department of expenditure shall be obtained by the concerned department। जो भी डिपार्टमेंट ये रीअप्रोप्रिएशन करना चाहता है, रीअप्रोप्रिएशन करके खर्चे करने चाहते हैं, पार्लियामेंट में जाने का टाइम अब नहीं रहा क्योंकि लास्ट सप्लीमेंट्री डिमांड प्लेस हो चुका है। तो ऐसे में प्रायर अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? फॉर मोर देन 20% अप्रोप्रिएशन और more than 100 crore appropriation, whichever is more। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपका चैनल हिस्ट्री कीजिए स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। नेक्स्ट प्रोविजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिसीजन रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स ईयरमार्क्ड फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। कुछ फंड नॉर्थ ईस्ट हेड के लिए ईयरमार्क हो जाते हैं। देखिए, इससे पहले जो नॉर्थ ईस्ट हेड का हमने देखा था वो मैंडेटरी 10% वाला था, वो अलग इशू था। और वो मैंडेटरी 10% जो नॉर्थ ईस्ट के लिए है वो अदर देन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए नहीं रीअप्रोप्रिएट होगा, वो जनरल रूल था। अगर ओवरऑल रिडक्शन बजट में होता है तो किया जा सकता है, ऐसा प्रोविजन था। ये अलग है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन है रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड ईयर मार्क फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए कुछ तो हेड वाइज दिया जाता है एलोकेशन, और कुछ क्या होते हैं ईयर मार्क कर देते हैं और उनको करते हैं अंडर नॉन फंक्शनल हेड्स। ये नॉन फंक्शनल हेड है, ये 2552, 4552, 6552, इसको नॉन फंक्शनल हेड का नाम दिया गया है। मतलब इसमें फंड तो डाल दिए लेकिन इस फंड में खर्चे नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि फ्यूचर प्लानिंग, कुछ सडन रिक्वायरमेंट, कुछ गवर्नमेंट के माइंड में चल रहा है उसको मीट करने के लिए, उसके लिए क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए फंड ईयर मार्क कर दिया जाता है, उसको नॉन फंक्शनल हेड में डाल देते हैं। नॉन फंक्शनल हेड, फंक्शनल हेड जनरली होते हैं। फंक्शनल हेड मीन्स जिसमें फंड डालेंगे उसी में से खर्चे करेंगे। ये 3 हेड है, ये नॉन फंक्शनल हेड है। नॉन फंक्शनल हेड में अगर पैसे आपने डाल दिए तो पैसे तो उसमें पार्क रहेंगे, एप्रोप्रिएशन तो रहेगा, उसमें से खर्च नहीं कर सकते। खर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खर्च करने के लिए हमें रीएप्रोप्रिएट करके खर्च करने वाले हेड में डालना पड़ेगा, जिसके लिए सारे रूल आ रहे हैं। तो these non-functional heads are merely control heads for which no actual expenditure is made during the normal course of action. For incurring expenditure, these funds are mandatorily routed from non-functional heads to functional heads in the respective scheme. So, उन पैसों को खर्चा करने के लिए निश्चित रूप से नॉन फंक्शनल हेड से फंक्शनल हेड में रूट करना पड़ेगा। रूट का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, रीअप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। दिस रीअप्रोप्रिएशन इज मैंडेटरी, दिस रीअप्रोप्रिएशन इज रिक्वायर्ड, नहीं तो फंड उसी नॉन फंक्शनल हेड में पड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो दिस इज परमिटेड। द यूज ऑफ नॉर्थ ईस्ट हेड्स फॉर North Eastern region heads
for obtaining appropriation from parliament and subsequent reappropriation to respective functional heads arise from the need to capture the allocation for northeast region in the budget document. Reappropriation from these non-functional heads are therefore unavoidable and technically in nature. The use of NER heads for obtaining appropriation from parliament and subsequent reappropriation to respective functional head arise from the need to capture the allocation for NER region in the budget document. So देखिए यहाँ पर क्लियर चीजें ये है कि एक अनअवॉइडेबल एंड टेक्निकल नेचर का ये रीअप्रोप्रिएशन है। नॉन फंक्शनल हेड में पैसे डाले हुए हैं, उसमें से खर्चे कर नहीं सकते हैं, फंक्शनल हेड से ही खर्चे कर सकते हैं, इसलिए ये अनअवॉइडेबल हो जाता है। एक अनअवॉइडेबल एंड टेक्निकल नेचर का रीजन है जिसके चलते ये रीअप्रोप्रिएशन मैंडेटरी है। ये रीअप्रोप्रिएशन मैंडेटरी है, ये फर्स्ट रीअप्रोप्रिएशन है जो मैंडेटरी है भाई। अभी तक तो जितने रीअप्रोप्रिएशन हम देख रहे थे उसके बहुत से रिस्ट्रिक्शन है, बहुत से जनरल रूल्स है। ये एक स्पेशल रीअप्रोप्रिएशन मिला जिसमें बिना रीअप्रोप्रिएशन किए खर्च ही नहीं होंगे। नोट कर लीजिए, इसमें घुमा करके एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे। इसमें यूपीएससी को बहुत ज्यादा यहाँ पर स्कोप मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जो फंड मार्क किए गए हैं अंडर नॉन फंक्शनल हेड। अच्छा, नॉन फंक्शनल हेड का नेचर जो है लास्ट में देखिए, लास्ट डिजिट 2 है, 2 है, 2 है, लास्ट डिजिट 2 है। सो जो नॉन फंक्शनल हेड में जो जो फंड पार्क किए गए हैं, एप्रोप्रिएट किए गए हैं, उसको फंक्शनल हेड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफर फंक्शनल हेड में रूट करना पड़ेगा। वो रूटिंग को, उस ट्रांसफरिंग को ही रीअप्रोप्रिएशन कहते हैं। सो दिस रीअप्रोप्रिएशन फ्रॉम नॉन फंक्शनल हेड of the NER to functional head of NER for expenditure is unavoidable and technical in nature. That is why this appropriation is mandatory. ये एक रीअप्रोप्रिएशन है जो मैंडेटरी रीअप्रोप्रिएशन है, राइट। Considering the technical nature of reappropriation, this department has decided the following. ये नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला नॉन फंक्शनल टू फंक्शनल का है। सो डिपार्टमेंट क्या क्या डिसाइड किया है? रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स ईयर मार्क्ड फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन फ्रॉम नॉन फंक्शनल मेजर हेड, वही तीनों मेजर हेड है, टू फंक्शनल मेजर हेड फ्रॉम विच actual expenditure is incurred is delegated to the secretary of the ministry department concerned. सो ये जो रीअप्रोप्रिएशन है ये पूरा डेलीगेट कर दिया गया किसको? कंसर्न्ड सेक्रेटरी, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को, डेलीगेटेड टू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री। अगर ये होम मिनिस्ट्री का है तो होम सेक्रेटरी को ये डेलीगेट हो गया है। इंक्लूडिंग रीअप्रोप्रिएशन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये पहला रीअप्रोप्रिएशन है जिसमें फर्स्ट क्वार्टर में भी हम कर रहे हैं। ये पहला रीअप्रोप्रिएशन है जिसमें हम फर्स्ट क्वार्टर में भी रीअप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, अलाउड है। इससे पहले वालों में फर्स्ट क्वार्टर में रीअप्रोप्रिएशन अलाउड नहीं था। तो कौन करेगा? कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को इसमें इंपावर किया गया है रीअप्रोप्रिएशन करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। जनरली फर्स्ट क्वार्टर में रीअप्रोप्रिएशन नॉट अलाउड। No reappropriation shall take place during the first quarter of the budget financial year. तो एक्सेप्शनली यही है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जो फंड नॉन फंक्शनल हेड में एलोकेट किए जाते हैं, एप्रोप्रिएट किए जाते हैं, उनको एक्सपेंडिचर के लिए, उनको फंक्शनल हेड में ट्रांसफर करने के लिए, रीअप्रोप्रिएशन करने के लिए फुल पावर दिया जाता है। किसको? सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, ऑफ दैट डिपार्टमेंट। वो उनको इतना ही पावर नहीं, रीअप्रोप्रिएशन का ही पावर नहीं जाता, और भी पावर ये दिया जाता है कि वो फर्स्ट क्वार्टर में भी
रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, रीअप्रोप्रिएशन करके फंड को यूटिलाइज किया जा सकता है। इस तरीके से जो रूल 10 है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगले सेशन से हम रूल 11 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।